आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय कला संस्कृति की दिखेगी झलक। त्रिपुरा में 9 बजे तक 13.69% वोटिंग। सीएम माणिक साहा ने मतदान किया। 60 सीटों पर 259 प्रत्याशी मैदान में। बीबीसी पर लगातार आईटी का सर्वे जारी। स्टाफ ने कहा, हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। मारिका का कुछ भी कहने से इनकार। मौर्य समर्थकों और मंच राजदास में हाथापाई। स्वामी प्रसाद बोले, मुझ पर तलवार और फरसा से किया गया हमला, समर्थकों ने बचाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर बांदा दौरा कल। आपको बता दें, महाराणा प्रताप चौक का करेंगे नामकरण। कालिंजर मेले का करेंगे उद्घाटन। 58 लाख स्टूडेंट दे रहे यूपी बोर्ड परीक्षा। पहले दिन हाई स्कूल में हिंदी और इंटर में रसायन विज्ञान की परीक्षा। अपनी सीट ढूंढते नजर आए बच्चे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। और सबसे पहले बात, साजिश या लापरवाही। आपको कानपुर देहात का मामला पता है, जहां पर ये एक ऐसा क्रूरता का मामला सामने आया था, जहां पर मां और बेटी की जलकर प्रशासन के सामने मौत हो जाती है और प्रशासन तमाशबीन बना रहता है। लखनऊ से खबर, कानपुर देहात क्रूरता मामले में एसआईटी को गठित कर दिया गया है। शासन ने मामले में 2 सदस्यीय एसआईटी टीम को गठित किया है। एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह टीम में शामिल है। कमिश्नर कानपुर राजशेखर करेंगे मामले की जांच। एक सप्ताह में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। कानपुर देहात क्रूरता मामले में एसआईटी गठित की गई है। शासन ने मामले में 2 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की। एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह टीम में शामिल। एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह टीम में शामिल है। आपको बता दें कि एसआईटी का गठन किया गया है। कानपुर देहात मामले में एसआईटी का गठन। एसआईटी मामले की जांच पड़ताल करेगी। एसआईटी मामले की जांच पड़ताल करेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ अमित पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस क्रूरता जो की गई थी और जिसमें मां बेटी की जान चली गई? फिलहाल इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बिल्कुल, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि बड़ा मामला है कानपुर देहात का। इसमें 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिले स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी जांच में जुटे हुए हैं। किस तरह से जांच की जा रही, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए विपक्ष नेता नजर आ रहा है सरकार को, तो सरकार भी पूरी तरह से इस पूरे मामले को देख रही है, समझ रही है। योगी आदित्यनाथ स्वयं इस पूरे मामले पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार को पूरी तरह से घेरता नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर। तो बड़ी गंभीरता के साथ इस मामले को देखा जा रहा है। एक तरफ एसआईटी की टीम जांच करेगी, दूसरी तरफ जिले स्तर पर भी इसमें अधिकारी लगाए गए हैं जांच के लिए। जी।
ठीक है। फिलहाल क्या अपडेट है परिजनों का भी? अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमित, यहाँ जो परिजन है उनकी तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है एसआईटी गठन को लेकर? देखिए, जैसा कि आप जानकारी हुई थी कि ब्रजेश पाठक, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, उनसे हाँ। बातचीत करने के बाद में उन्होंने शव का अंतिम संस्कार किया। तो जाहिर सी बात है, ब्रजेश पाठक जी ने वहाँ ये आश्वासन दिया था कि इसमें मुख्य रूप से एसआईटी की टीम जांच करेगी, गठन करके जांच करेगी और गंभीरता से इस विषय को लिया जाएगा। हाँ। क्योंकि अगर बात करें विपक्ष के, तो विपक्ष के लोग भी लगातार घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी अपने छोटे नेता, बड़े नेताओं को भेज रही है लगातार। और हो सकता है, अभी जानकारी सूत्रों से मिल रही थी कि आज प्रियंका गांधी भी यहाँ आ सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बड़ा मामला है, तो इसलिए चारों तरफ प्रदेश सरकार पूरी कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। और जिले स्तर पर जो अधिकारी है वो भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, ब्रीफिंग हो रही है लगातार। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे मामले पर कानपुर देहात से लेकर लखनऊ तक सभी अधिकारी इसमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ मधुर मोहन भी जुड़े हुए हैं। मधुर, एसआईटी का गठन किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता दें, कानपुर देहात में जो माँ बेटी का जो मामला सामने आया, वाकई जो जला देने वाला मामला आया, इसमें जो प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ पूरी नजर बनाए हुए हैं, जिन्होंने एक एसआईटी टीम गठित की जिसमें कानपुर एडीजे जोन आलोक सिंह और कानपुर कमिश्नर जो अपने हैं डॉक्टर राजशेखर, इनको बनाया गया और एक हफ्ते के अंदर शासन से रिपोर्ट दर्ज करने की बोला गया कि अवगत करवाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आ रही कि अभी तक इसमें एसडीएम में कार्रवाई की गई है और जो गाँव के लोग हैं, जो भी और लोग हैं, वो सब डीएम के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन तीसरा दिन हो गया, लेकिन डीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मामला अभी जो आ रहा है वो सिर्फ इतना आ रहा है कि एसडीएम पे कार्रवाई की गई, लेकिन जो दिल दिलाने वाला मामला हुआ है, अभी भी परिजन संतुष्ट नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ी क्षति हुई है। और एक आप खुद देख सकते हैं, जो वीडियो फुटेज आया था कि बॉडी वहाँ कम से कम 12-14 घंटे तक पड़ी रही, उसके बाद उठाई गई, लेकिन आश्वासन के बाद। लेकिन एसआईटी टीम अब एक हफ्ते बाद क्या शासन को देता है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, इस पूरे मामले में सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है, साथ ही साथ इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। एसआईटी टीम का गठन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, एक बड़ी खबर है, दर्दनाक खबर है ये, जिस तरह से जो एक परिवार की दो महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया और प्रशासन, कानपुर का जिला प्रशासन वहाँ पर मूक दर्शक बना रहा। कोई भी कोशिश नहीं की गई कि उनको बचाया जाता है किसी तरीके से, बल्कि बिल्कुल और बुलडोजर चला करके उनको गिराने की कोशिश। जो वीडियो हमने दिखाया कि कैसे कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन आजकल लोग लगता है बिल्कुल आसानी से लेते हैं। लखनऊ में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पुलिस डाल के जल जाते हैं। और यही कारण है कि लखनऊ के जो लोक भवन है, विधानसभा है, उसके आसपास पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है, जिससे कि कोई यहाँ पर आत्महत्या न कर पाए और वो बड़ी खबर न बन पाए। लेकिन आत्महत्या अपने आप में एक बहुत बड़ा संगीन अपराध है, क्योंकि ये जितना करने वाला अपराधी है उससे ज्यादा उसको इंस्टिगेट करने वाला। तो क्या नहीं मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, डीएम के खिलाफ भी, कि आत्महत्या के लिए उकसाने का, मौत के लिए उकसाने का क्या मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एसआईटी गठित की गई है, ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी संजीदा नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर के। उन्होंने एसआईटी उससे पहले एक लाइव है परीक्षा को लेकर कि कोई भी एक हफ्ते के अंदर इसको रिपोर्ट आपको देनी है। ऐसा ना हो कि जैसे तमाम समय पहले होता है कि जांच कमेटी गठित कर दी जाती है, उसके बाद में रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर टाइम बाउंड कर दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने इसके पहले भी कानपुर की एक बड़ी घटना देखी, बिकरू कांड का, उसमें भी बड़ी कार्रवाई हुई थी। हालांकि ये बात अलग है, उस समय के जो दोषी लोग थे, जो उस समय के तत्कालीन एसएसपी थे, वो आजकल एक क्राइम पोस्टिंग पर है। तो ये भी अपने आप में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो इस तरह की घटना होती है वो फिलहाल फिल वक्त के लिए उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद थोड़े समय बाद जब लोग भूल जाते हैं तो
देखना होगा। हालांकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी पूरी तरीके से इसमें खड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसको लगता है कि उसके पास में एक मौका है जिस तरह की वो अपनी राजनीति को उसमें बुना सकता है। ये अलग बात है कि विपक्ष का काम है कि मुद्दे उठाना और मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस सड़क पर उतर की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर की कोशिश कर रही है, तो बसपा अपना ट्विटर और दूसरे माध्यमों से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब हमको रुक करके ये देखना होगा कि जो लोग इस कांड के दोषी हैं उन एसआईटी उनको दोषी करार देती है कि नहीं करार देती है, और क्या अगर उनको करार देती है तो उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। और तीसरी जो नजर हमारी होगी वो इस बात पर होगी कि जो लोग दोषी इसमें करार दिए जाए, जिन पर कार्रवाई हो, उनको आइंदा भविष्य में कभी प्राइम पोस्टिंग ना दी जाए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का घृणित काम होने के लिए मजबूर किया है लोगों को और वो घृणित काम होने दिया है। तो ऐसे में इन लोगों को किया जाए और आइंदा जीवन भर उनको कभी भी प्राइम पोस्टिंग ना दिया जाए, उन्हें हमेशा साइडलाइन पर रखा जाए। इन सब खबरों को रुक करके देखना होगा, लेकिन इन सब के बीच सबसे बुरी और सबसे खराब बात यही है कि दो महिलाओं ने जल करके आत्महत्या कर दिया। आप सोचिए, आत्महत्या जैसा और भी जल करके आत्महत्या करना बिल्कुल कितना दुखदायक है, कितने आसानी से हम लोग कह देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के विषय में सोचिए, उन महिलाओं के विषय में सोचिए जिन्होंने आत्महत्या किया है, कितने प्रताड़नाओं से गुजरी होंगे वो लोग, जिसके बाद इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। तो ये इस बात को समझना चाहिए, प्रशासन को भी इस बात को समझना चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उसको वही नहीं। ठीक है। हाँ प्रदीप जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर लगातार मधुर मोहन भी बने हुए हैं। मधुर, परिजनों की क्या इस पर प्रतिक्रिया? और हम देख रहे हैं लगातार अन्य राजनीतिक दलों का जो डेलीगेशन है वो भी पहुंच रहा है। हालांकि आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि विपक्ष को नहीं जाने दिया जा रहा है घटनास्थल पर। जी बिल्कुल, जो परिजनों से बात है, परिजनों से बात करने में मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति उनको हुई है। ये अपने बड़ा मामला है, तो परिजनों का साफ अभी भी ये कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय में उन्होंने डीएम को सबसे पहले सस्पेंड करने की बात कही है, लेकिन अभी तक डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एसडीएम को कार्रवाई हुई है। अपने जो दूसरे दल हैं, यदि उनसे मिलने की कोशिश करें तो वहाँ पुलिस प्रशासन पहरा लगा दिया। परिजनों से पुलिस प्रशासन और कमिश्नर आलोक सिंह जी सब लोग बात कर रहे हैं, उनको मनाने की बात कर रहे हैं। और जो मुकदमे की जो उन्होंने जो तहरीर दी थी, किसके खिलाफ की थी, उनके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन अभी तक भी परिजनों को संतुष्ट नहीं किया जा पा रहा। परिजनों को साफ कहना, मुझे जल्द से जल्द इसमें न्याय चाहिए। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, यहाँ पर विपक्ष का आरोप है कि जैसे कि अभी मधुर बता रहे थे कि विपक्षी जो दल है उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल कौन कौन राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर पहुंचे, या फिर कौन लोग सत्ताधारी पक्ष से जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं परिजनों से मिलने के लिए? देखिए, जैसा कि लगातार अंतिम संस्कार के बाद से ही कानपुर देहात में जो लोकल के विधायक हैं, रसूलाबाद विधायक पूनम संकवार कल वहाँ पहुंची थी, परिवार परिजनों से बातचीत की उन्होंने। साथ में भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है अविनाश सिंह चौहान, वो भी वहाँ मौके पर गए थे। देखा जाए साफ तौर से सत्ताधारी जो भी नेता है वो कानपुर देहात के उस मड़ौली गांव में लगातार पहुंच रहे हैं। बात करें, अगर अभी साथी ने जो बताया कि विपक्ष के जो नेता हैं वो वहां पर नहीं जाने दिए जा रहे हैं, ये बात साफ हो जाए कि जो गांव के बाहर ही गेट पर ही रोक दिया जाता है, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनको पहले ही रोक दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें नेताओं की, जो नेता उनका कहना है कि ये जो शासन के लोग हैं ये हमारी बात को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल इस मामले पर एसआईटी गठित कर दी गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि एसआईटी गठित की जा रही है इस पूरे मामले पर, और एसआईटी की जांच के बाद इस पर आगे निष्कर्ष निकलेगा। आपको बता दें कि एसआईटी का गठन किया जा रहा है और एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी गठित की जा रही है। और अब बात करेंगे मुख्तार परिवार पर शिकंजा। निखत अंसारी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई है। चित्रकूट से खबर, निखत अंसारी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई। निखत अंसारी की रिमांड अर्जी पुलिस करेगी पेश। निखत अंसारी की फिर डाली जा सकती है जमानत अर्जी। लोअर कोर्ट जमानत अर्जी कर चुका है खारिज। निखत अंसारी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई। निखत अंसारी की रिमांड अर्जी पुलिस करेगी पेश। निखत अंसारी मामले में आज कोर्ट में होगी सुनवाई। लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में होगी सुनवाई। और बता दें आपको कि मुख्तार परिवार पर शिकंजा कसता हुआ लगातार नजर आ रहा है। आज एंटी करप्शन कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली। मुख्तार अंसारी परिवार की मुश्किलें बढ़ी। मुख्तार अंसारी परिवार की बढ़ी मुश्किलें। मुख्तार अंसारी परिवार की मुश्किलें बढ़ी। मऊ से खबर, सीजेएम श्वेता चौधरी ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जमानत अर्जी को किया गया है खारिज। बड़ी खबर, जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जमानत अर्जी को किया गया है खारिज। और आपको बता दें कि परिवार मुख्तार अंसारी परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर मुख्तार अंसारी परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्तार का चचेरा भाई मंसूर अंसारी भी जेल गया। भरत शेट्टी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से निखत अंसारी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई? मैं सबसे पहले चाहूंगी कि निखत अंसारी मामले को जरा दर्शकों को बताएं सबसे पहले तो। बिल्कुल, जिस तरीके से चित्रकूट के जिला जेल में खेल चल रहा था वो उजागर हुआ है। अब्बास अंसारी से मिलने के लिए निखत अंसारी मानो वो मिलने जाती है चित्रकूट जिला जेल में। वहां पर लिखित एंट्री उनकी नहीं होती है कि जिस तरीके से जेल में कोई भी किसी से मिलने जाता है एक एंट्री होती है, वहां पर उनकी एंट्री नहीं होती है। वो डायरेक्ट मिलने चली जाती है जेल अधीक्षक के कार्यालय में। वो पकड़ी जाती है। उससे कुछ देर पहले ही जो अब्बास अंसारी है वो उनसे मिलकर वापस जाते हैं। उसके बाद अचानक जो उच्च अधिकारियों की जो जानकारी मिलती है वहां पे हादसा पड़ता है। वहां पर निखत अंसारी बानो जो है वो मिलती हैं और तुरंत पुलिस उसको कस्टडी में ले लेती है। तमाम चीजें देखी जाती है कि मिलने के लिए रिकॉर्ड में इन्होंने एंट्री करी है कि नहीं करी है, वो रिकॉर्ड में एंट्री नहीं होती है। उसके बाद साथ में जो उनके अन्य जेल में मौजूद पुलिसकर्मी है उनकी कहीं ना कहीं बातें उजागर होती है कि किस तरीके से आपने इनको एंट्री दी, किस कहाँ पे लिखा गया। और उसके बाद कई जेल के पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई भी होती है, मुकदमा भी दर्ज होता है। पहले इसकी सुनवाई चित्रकूट में चल रही थी और उसके बाद अब लखनऊ के एंटी करप्शन में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल निखत अंसारी की जो जुडिशियल जो कस्टडी है वो समाप्त हो रही है आज, और आज पुलिस रिमांड पेश करेगी सामने कोर्ट में एंटी करप्शन लखनऊ में। फिलहाल लगातार अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब उनके परिवार वालों की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर कैसे मुलाकात करने पहुंची, क्या वो छुड़वाने के मकसद थी। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको छुड़वाने का प्रयास किया जा रहा था। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनसे मिले हुए थे, जेल के जो कर्मी है पुलिसकर्मी। फिलहाल अब इसके साक्ष्य ढूंढे जा रहे हैं। एंटी करप्शन तमाम तरीके से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम है वो भी क्ल्यू देख रही है कि कहीं ना कहीं
कैसे ये मिलने पहुंचे और हर एक साक्ष्य को एकत्रित करना चाह रहे हैं। फिलहाल आज जो लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में पेश होना है, अब आगे देखना होगा कि क्या बातें सामने आती हैं और पुलिस अभी किस तरीके से बातों को रखती है कोर्ट में। जी भरत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भरत, जिस तरीके से श्वेता चौधरी ने जमानत अर्जी को जो है यहाँ पर फिलहाल खारिज कर दी है और परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लगातार कई और भी चीजें, संपत्ति जब्त को लेकर भी हम चीजें देख रहे हैं कि संपत्ति भी उनकी लगातार जब्त की जा रही है अलग अलग जगहों पर, इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि योगी सरकार में हमने देखा है कि जो भी इस तरीके के लोग रहे हैं उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही है। ऐसे में परिवार को जेल में ही रहना पड़ रहा है और उनकी सजा जो है वो सलाखों के पीछे ही जो है वो नजर आ रही। बिल्कुल, इस तरीके से योगी सरकार में जो लोग हैं वो जो बदमाश टाइप के, गुंडे टाइप के, दबंग टाइप के, उनके ऊपर कार्रवाई होती रहती है। लेकिन ये एक जो कार्रवाई है ये अलग तरीके से अब्बास अंसारी के परिवार से जुड़ा मामला जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी जो बातें सामने आई थी कि जो निकिता बानो है वो किस तरीके से कैसे मिलने पहुंच गई। यहाँ पे परिवार के साथ साथ उन पुलिसकर्मियों पर भी जेल के कार्रवाई होना निश्चित है कि किस तरीके से आपने इनको परमिशन ले दी बिना किसी लिखित पेपर के या बिना किसी एंट्री के। तमाम पुलिसकर्मी भी इसमें साफ तौर पर फंसते नजर आ रहे हैं। और संपत्ति की बात करें, तमाम संपत्ति पर भी सरकार की जो पैनी नजर है कि किस तरीके से उसकी भी जांच होगी और जिस तरीके से जमानत करके खारिज करके ये जाहिर तौर पर अब साफ ये कह सकते हैं कि जो निखत बानो है वो अभी सलाखों के पीछे रहेगी और उनके परिवार के साथ निखत बानो की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया भरत, ये देखना होगा कि इस पे आके और क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सीजेएम श्वेता चौधरी ने उनकी जमानत अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया है। मुख्तार का चचेरा भाई मंसूर अंसारी गया था जेल। आपको बता दें कि निखत चोरी छुपे मिलती थी, इसमें प्रशासन भी कई सामने आए थे और प्रशासन के कई लोग इस पर सामने आ रहे थे। मिली भगत जो है वो यहाँ पर नजर आ रही थी। भरत हमारे साथ लगातार बने हुए थे। भरत ने जिस हिसाब से जानकारी यहाँ पर दी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजेएम श्वेता चौधरी ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। और इसी खबर पर हमारे साथ सिद्धार्थ मौर्य संवाददाता मऊ से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है? निखत अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ रही हैं, साथ ही साथ अब परिवार, मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें भी यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरफ से मऊ जिले में मुख्तार अंसारी के जो भाई और आपको बता दें अब्बास अंसारी के जो चाचा जी थे, वो अगर बताया जाए तो 2022 में जिस तरह से हेड स्पीच दिए थे, जिस तरह से उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं अधिकारियों को आने वाले समय में अधिकारियों का एक एक का बदला लूंगा, एक एक का हिसाब करूंगा, उसी को लेकर इनके द्वारा मऊ जिले में एक मुकदमा दर्ज था, जिसको देखा जाए तो एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा श्वेता चौधरी द्वारा इनका जो जमानत था उनको खारिज कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया इसी मामले को लेकर। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि उनको जेल भेजा गया, उनकी जमानत अर्जी को भी यहाँ पर खारिज कर दिया गया। मुख्तार का जो चचेरा भाई है मंसूर अंसारी, उसको भी जेल भेज दिया गया है। जी अगर देखा जाए तो मऊ जिले में जिस तरफ से मुख्तार अंसारी के जो एक एक हैं, उनके अगर देखा जाए उनके परिवार के एक एक लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने एक एक के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुख्तार अंसारी के जो भाई थे मंसूर अहमद अंसारी, जो उन्होंने जो 2022 में जो चुनाव समय जो हेड स्पीच दिया था, उसी मैटर को लेकर इन्हें श्वेता चौधरी द्वारा इन्हें जेल भेजा गया। जो इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपना एक अर्जी लगाया था कि हमें इस पे जमानत मिले, लेकिन इस मामले में इनको
से भी नहीं जमानत मिला और मऊ जिले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके द्वारा 10 दिन के लिए उनको जेल भेजा गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। और बता दें आपको कि सीजेएम श्वेता चौधरी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और मंसूर अंसारी पर हेट स्पीच का भी आरोप है, उनको जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेट स्पीच मामले में जेल भेजा गया है। हेट स्पीच मामले में भेजा गया जेल। और अब बात करेंगे यूपी बोर्ड की महापरीक्षा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू। करीब 58,85,745 छात्र छात्राएं परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में आयोजित हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षा। पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11:15 बजे, यानी कि पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है और दूसरी पाली की परीक्षा अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। और आपको बता दें कि यूपी और बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है और हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि रणविजय सिंह संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन तिवारी लखनऊ से, शीरभ चौधरी अमरोहा से, जहीर अहमद बिजनौर से और विकी डी संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत में लखनऊ से करूंगी। पवन जी, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से चूंकि शुरू हो चुकी हैं, किस तरीके से ये परीक्षाएं आयोजित की गई, बच्चों में कितना उत्साह इन एग्जाम्स को लेकर रहा? अनम्यूट करें पवन। जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए लगभग 126 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं और सभी सेंटरों पर एक जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्ट्रेटेजी मजिस्ट्रेट को तैनाती की गई है। परीक्षाओं में जो है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो सरकार ने अभियान शुरू किया है, उसके तहत जो सभी परीक्षा सब पे कैमरा लगाया गया है, जो वॉइस रिकॉर्डर कैमरा लगाए गए हैं। और लगातार जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की निगरानी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा की जा रही है। इसके लिए सभी परीक्षा सेंटरों पर कैमरे लगाए गए हैं और जो लखनऊ में इसके लिए दो ऑफिस बनाए गए जहां पर बैठकर इसकी निगरानी की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश की निगरानी लखनऊ में बैठकर की जाएगी। और आपको बता दें कि जो हाई स्कूल का आज पहला पेपर था, हिंदी का पहला पेपर था, हिंदी का जो है उसको लेकर जो हमने अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने बताया पेपर था इसके लिए, और जो यहाँ पर इंतजाम किए गए वो भी काफी अच्छे हुए हैं। और सरकार जो इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली है और लगभग सभी जो सेंटर हैं सब पर लगातार कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो सभी सेंटरों पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। और इस परीक्षा को लेकर जो बच्चे हैं जो पहली बार हाई स्कूल परीक्षा दे रहे हैं काफी उत्साहित है। जी बिल्कुल पवन, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पीछे बच्चे भी छूट रहे हैं क्योंकि पहली पाली के एग्जाम 11:15 बजे ओवर होने थे। उनसे भी बातचीत करिए, इनसे भी इनका अनुभव साझा करिए कि कैसा रहा इस बार परीक्षा के लिए जो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, वो भी साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से यहाँ पर माहौल रहा।
हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं जो अब हाई स्कूल का पेपर दे के आए हैं, उनसे बात करते हैं कि जो पहला पेपर उनका कैसा रहा और पेपर ये वाला कैसा रहा। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आज आपका किस चीज का पेपर था? हिंदी। कैसा पेपर हुआ? अच्छा हुआ। पेपर में ज्यादा कोई कठिन तो नहीं आया था? कठिन ज्यादा आखिरी संस्कृत में थोड़ा अटक गए थे, बाकी जीवन भर से सभी गए। और जो इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर पेपर दिलाने के लिए, कैसे इंतजाम है? कैमरे वैमरे लगे हैं अंदर, चल रहे हैं? और बीच में जांच करने के लिए कोई आया था कि नहीं आया था? स्क्वाड और भी हमारे साथ लोग मौजूद, उनसे हम बात करेंगे जो पेपर लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? पेपर आपने दिया है ना हाई स्कूल का? हेलो, हाई स्कूल पेपर दिया ना तुमने? पेपर कैसा हुआ था? पेपर तो सही गया लेकिन एक नुकसान हुआ। हमारे साथ है विद्यार्थी बता रहे, कैसा हुआ पेपर? पेपर तो सही हुआ। और क्या दिक्कत हुई आपको? दिक्कत हमें यही हुई, बस पेपर देके हम बाहर आए और बाहर आने के बाद हमने अपनी गाड़ी में देखा मेरा फोन है नहीं। फोन नहीं है? कितने अभ्यर्थियों का फोन गायब हुए यहाँ पर? कम से कम 15 से 20 लड़कों का फोन गायब हुआ। दोनों 50,000 का, कोनो 1 लाख का, कोनो आईफोन है। इतने महंगे फोन आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपए फोन? नहीं, हमको इतना महंगा मेरा फोन नहीं था, मेरा तो टपरेजी फोन था, 12,000 रुपए का मेरा फोन था। ओप्पो। यहाँ पर तो पुलिस तैनात थी बाहर, पुलिस वाले को बताया आपने इस बारे में? नहीं, इस बात तो पुलिस वाले हमें दिखाई नहीं पड़े ना, हमें ये बात पता थी, लेकिन जब हम स्कूल के अंदर एंट्री मारे तो कोई हमें दिखाई नहीं। ठीक है साहब, ठीक है, वापस आते हैं पवन आपके पास और हमारे साथ विकी डे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विकी, वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से परीक्षाएं हुई? किसी तरीके की कोई खबर की नकल को लेकर, जिस तरीके से काफी, चूंकि प्रशासन भी सख्त है, सरकार भी सख्ती? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज 16 फरवरी से हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा शुरू हुई है और ये 4 मार्च तक खत्म होंगे। तो आपको बता दें जो सरकार की जो ये अध्यादेश लाया गया है नकल पे नकेल लगाने की जो प्रयास किए गए हैं और इसमें हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थी जो 58,85,753 परीक्षार्थी ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसके एग्जामिनेशन केंद्र जो बनाए गए हैं 85,753 केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें से वाराणसी की बात करें तो वाराणसी पे 139 केंद्र बनाए गए हैं और इन्हीं सभी केंद्रों पे लगभग 3 लाख सीसीटीवी कैमरे से निगरानी डायरेक्ट लखनऊ से की जा रही है। जी, मेरे साथ कुछ छात्र भी है, मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है? मैं ग्वालियर रहने वाला हूँ। तो आज पेपर बहुत अच्छा था, पेपर से बहुत अच्छा था और अच्छा भी गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और पूरा सॉल्व किया मैंने। छात्र सरकार की नकल लगाने और इसके बावजूद भी अगर नकल कोई कराता है तो इसके खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास विकी, और हमारे साथ यहाँ पर रणविजय सिंह अमेठी से जुड़े हुए हैं। रणविजय, अमेठी की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से परीक्षाएं जो हैं वो संपन्न कराई जा रही हैं? रणविजय जी, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करें रणविजय। हेलो। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज हाई स्कूल की प्रथम जो कि सुविधाओं को देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर हो गया है। अब मैं पिछले काफी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ, इस तरह से यहाँ पे कैमरों में भी जो है कहीं ना कहीं से देखा जाए तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षित पेपर करवा रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन किस तरीके से अलर्ट रहा, बच्चों में कितना उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिला?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर का जो उत्साह रहा बच्चों में काफी अच्छा तरीके से रहा है। तो मतलब जी आपको बता दूं कि इस वक्त तो हमारे पीछे बच्चे नहीं रह गए, बच्चे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों से बात की गई थी तो उन्होंने ये बताया था कि प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई है हिंदी के पेपर की, तो बहुत ही सही तरीके से की गई थी। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ शीरब चौधरी अमरोहा से जुड़े हुए हैं। शीरब, अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से परीक्षाएं जो हैं वो संपन्न कराई गई हैं? शीरब अनम्यूट करें। कि मैं आपको बता दूं, शीरब अनम्यूट करें। ठीक है, शीरब से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। और हमारे साथ जहीर अहमद बिजनौर से जुड़े हुए हैं। जहीर, बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट की परीक्षा किस तरीके से संपन्न कराई गई? जहीर तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर में किस तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई गई, क्या कुछ जानकारी है? अनम्यूट करें। जी आपको बता दें कि 116 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल के 38,000 के करीब बच्चों ने परीक्षा दिया। परीक्षा के लिए काफी प्रशासन चाक चौबंद रहा। हर कमरे में जो सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर के साथ निगरानी की जाती रही। 17 सेक्टरों में बांटा गया था जिला, जिसमें सभी जोनल मजिस्ट्रेट जो भी थे लगातार जो है उड़न दस्ते सचल दस्तों से निगरानी हो रही थी। और बच्चों से हमने बात किया, बच्चे साफ तौर पे अब तो नहीं बचे हैं, बच्चे चले गए, छुट्टी हो गई, लेकिन बच्चों ने बताया कि साफ तौर पे काफी अच्छा पेपर, पहला हिंदी का पेपर काफी अच्छा उन लोगों का रहा। चेहरे पे साफ तौर पे खुशी देखने को मिली बच्चों। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर जहीर अहमद भी बिजनौर से जुड़ चुके हैं। जहीर अहमद, बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल देखने को मिला, यहाँ पर किस तरीके से बच्चों में उत्साह दिखा एग्जाम को लेकर? अनम्यूट करें। जहीर अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जहीर, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, वापस कनेक्ट करते हैं आपको। और हमारे साथ यहाँ पर संवाददाता लगातार बने हुए हैं अलग अलग जगह से। अनिल मीणा बुलंदशहर से है। अनिल, आवाज आ रही है आपको? अनिल मीणा भी हमारे साथ फिलहाल इस वक्त मौजूद नहीं है। पवन तिवारी हमारे साथ मौजूद है। पवन, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए लगाए गए थे। इस बार बहुत सख्त तरीके से परीक्षाएं कराने की बात कही जा रही थी। बच्चों में किसी तरीके का डर दिखा क्या, सख्ती का कोई डर दिखा कि बहुत सख्त है इस बार एग्जाम, कैसे होगा, तमाम चीजें जो लोगों के मन में आती है, वो चीज देखने को मिली क्या? जी आपको बता दें, जो पहला पेपर है वो हिंदी का है, और हिंदी उत्तर प्रदेश में हिंदी का पेपर सबसे आसान माना जाता है, जिसको लेकर जो आज अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और जो बाहर निकले उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो पहला पेपर हम लोग का बहुत अच्छा हुआ है, हिंदी का पेपर था, सभी खुश थे। और बात की तो सभी जो छात्र थे उन्होंने बताया कि जो स्कूल जहाँ पे हम लोग पेपर दे रहे थे वहां पर सभी कमरों में कैमरा लगा है और किए गए हैं, सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो पहला पेपर था उसको किसी के मन में कोई ज्यादा डर नहीं था। जो बच्चे पेपर देने आए उनको साथ देखने को मिला। लेकिन एक यहाँ पर प्रशासन की पुलिस ने लापरवाही देखने को मिली। जहाँ इसमें मौजूद है तो राजकीय कॉलेज में सरोजनी पर जो विद्यार्थी पेपर देने आए थे उन्होंने अपनी गाड़ी स्कूल के सामने बाहर मैदान में खड़ी की थी, जिसमें उन्होंने अपने मोबाइल जमा करा दिए थे। लेकिन जब वो बाहर निकले हैं तो लगभग 12 विद्यार्थी ऐसे मोबाइल यहाँ पर खैर और जो उनके वाहन में मोबाइल रखे थे वो नहीं मिल पा रहे, जिसको लेकर वो थाने में जाकर इस बात की उन्होंने एप्लीकेशन दी है। इस तरह जो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की गई थी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर से दिखती हुई नजर आ रही है। कि जो जब यहाँ पर आज देखे तो गेट के अंदर पुलिस की जो टीम थी वो अंदर बैठी हुई थी और बाहर
कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिस कारण जो बच्चों की गाड़ियां खड़ी थी उस मोबाइल उनके जो है चले गए, तो इसको लेकर बच्चे काफी जो है परेशान है जी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास और हमारे साथ यहाँ पर जहीर जुड़े हुए हैं। जहीर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी जहीर, यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बच्चे किस तरीके से एक्साइटेड नजर आए? बच्चों का क्या कुछ कहना रहा? देखिए, बिजनौर जिले की अगर बात की जाए तो 133 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें 97,017 बच्चे जो है इसमें परीक्षा में शामिल होने हैं पूरे उसमें। तो आज प्रथम पाली का पेपर था, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा ये हो रही है यूपी बोर्ड की। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। साथ ही बच्चों का कहना है कि पेपर बहुत अच्छा आया था, ये भी आए हैं पूरा पेपर करके आए हैं, बड़ा उनको अच्छा फील हो रहा है। बात अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं की जाए तो व्यवस्थाएं जो है शिक्षा विभाग की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से अच्छी खासी की गई थी। विद वॉइस रिकॉर्डर के साथ जो यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, एक कमरे में चारों तरफ चार कैमरे लगाए गए हैं। सचल दल जो है यहाँ पर लगातार जो है छापेमारी दल लगातार जो है वाच कर रहा है जाकर के। जो रखे गए हैं पेपर, जो प्रश्न पत्र रखे गए हैं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रूम अलग से बनाया गया है। उस कमरे को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, सिर्फ आने और जाने का एक ही रास्ता प्रशासन और पुलिस की तरफ से रखा गया है जी। बिल्कुल, बहुत शेरब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेरब, क्या कुछ जानकारी है अमरोहा में किस तरीके से परीक्षा जो है वो कराई गई है? यहाँ पर बच्चों कितना एक्साइटेड नजर आए एग्जाम्स को लेकर? जी बिल्कुल बता दूं मैं, अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। यहाँ पे एक जो हाई स्कूल की परीक्षा आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी और 11:15 पे जो पेपर छूट भी गया है और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच में आपको जानकारी दे दूं, पूरे जिले में 56,685 जो परीक्षार्थियों ने भाग लिया था और जिसमें 28,624 लगभग इंटर के परीक्षार्थी हैं और लगभग 26,061 परीक्षार्थी जो कि उसके हाई स्कूल के परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। अगर बात की जाए तो इसमें पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद में प्रशासन और शासन अलर्ट मोड पर है। ऐसी चौक चाउंड व्यवस्था या तो कल्याण सिंह की सरकार में की गई थी या उसके बाद में 2023 के बाद में, जैसे फिलहाल कुछ दिनों में देखा गया था कि तमाम तरह के जैसे परीक्षा पेपर लीक हुए थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि अगर कहीं पे कोई परीक्षार्थी नकल करता पकड़ा गया है तो उस पर एनएससी की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की जो व्यवस्थापक हैं और जो कक्ष निरीक्षक हैं, अगर उनकी भी कोई खामी पकड़ी जाए तो उसमें भी पूरी तरह से जो है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो चुकी हैं। सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षाएं कराई जा रही है। नकल विहीन परीक्षा कराने का जो सरकार का लक्ष्य था उसी के तहत ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बच्चों से भी यहाँ पर हमारे संवाददाताओं ने बात की। हिंदी का आज पहला पेपर था और यहाँ पर बच्चे काफी एक्साइटेड नजर आए एग्जाम्स को लेकर भी। और रूम दिखाओ। दिखा रहा हूँ, ये मैंने 10 सेकंड रोक लिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे मानस पर महाभारत की। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद का राजू दास परमहंस दास पर आरोप कि भाला और तलवार से हमला किया गया। होटल ताज के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का मामला। स्वामी प्रसाद के साथ मौजूद समर्थकों ने जमकर पीटा। राजू दास और परमहंस दास को स्वामी समर्थकों ने पीटा। स्वामी प्रसाद की गर्दन काटने का ऐलान कर चुके हैं राजू दास। स्वामी प्रसाद पर हमले की कोशिश राजू दास को पड़ी महंगी। महंत राजू दास का बयान आया सामने। स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज कराऊंगा। स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने मुझे पीटा। हम 3-4 लोग थे, स्वामी के साथ 50 लोग थे। स्वामी प्रसाद ने कहा कि मारो इसे, यही राजू दास है।
स्वामी प्रसाद का राजूदास परमहंस दास पर आरोप। उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई है। स्वामी प्रसाद के साथ मौजूद समर्थकों ने जमकर पिटाई की। स्वामी प्रसाद की गर्दन काटने का ऐलान कर चुके हैं राजूदास। स्वामी प्रसाद का राजूदास परमहंस दास पर आरोप। बता दें कि स्वामी प्रसाद की गर्दन काटने का ऐलान कर चुके हैं राजूदास। स्वामी प्रसाद का राजूदास परमहंस दास पर आरोप। और सीधे आपको ले चलते स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पूरा आ रहा है तो आएगा जब मैं उठाऊंगा, आएगा नहीं पीछे देखो जी। जुकाम की वजह से हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है,
इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं दो बार दे दिया है। एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को, साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी इस आशय का पत्र दिया। इसके पहले भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह को, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को और प्रमुख सचिव गृह को, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को भी पहले भी पत्र भेज चुका हूं। अभी हाल में जो मैंने पत्र भेजा उसकी प्रति साथ आपके संलग्न आपके सामने है। जैसा कि मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भेजा कि ऐसे हत्या करने वाले, सिर काटने के लिए सुपारी देने वाले, जीभ काटने वाले की सुपारी देने के लिए नाक कान हाथ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सरकार में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर आरोप लगाया है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। साथ ही साथ पूरे मामले पर परमहंस ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। लखनऊ के ताज होटल में एक कार्यक्रम था जिसमें अयोध्या से 2-3 संतों को बुलाया गया था। मुझे भी हिंदू राष्ट्र पर वहां अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। हम लोग वहां पहुंचे, कई विशिष्ट लोग थे, सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था। तो मुख्यमंत्री जी वहां से निकल चुके थे, जा चुके थे और हम लोग पहुंच करके गेस्ट रूम में थे। उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम खत्म हुआ तो अपने काफिले से निकल रहे थे। उनके बाद हम लोग का कार्यक्रम था, तो हम लोग जैसे हनुमानगढ़ी के श्री राजू दास जी बाहर निकले और 2-3 संत निकले और वो उधर से वो मौर्य आ रहे थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखते ही कहा कि देखो आतंकवादी जल्लाद आ गए, इनको जान से मार डालो, और बड़े तेजी से उसके सारे समर्थक हमला कर दिए। और हम इधर से वो सोचा कि और कोई है या नहीं, 2-3 साधु हैं, उसके साथ 50 लोग थे। तब तक जो है हम इधर से दौड़े, हमने बड़े तेज से आवाज लगाया जय श्री राम। जैसे हमने इतने तेज से जय श्री राम बोला तो फिर स्वामी प्रसाद सबसे पहले भागा और सारे लोग छोड़ के भागे। हालांकि हमको उस समय जो है तब तक जो है प्रशासन वहां हमको रोक लिया, वहां नहीं जा पाए हम। तो आज इस तरह के घटनाक्रम रहा। मुझे इस बात से दुख है कि कुछ दिन पहले अयोध्या में कुछ बच्चों ने जो है तो कुरान की प्रतियां फाड़ दिया था, किसी मौलाना का वीडियो सुन करके कि कुरान की जो 27 आयतें हैं उससे आतंकवादी बनते हैं लोग, तो उनके ऊपर देशद्रोह लग गया था। और रामायण की प्रतियां जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जहर उगल के जलवा रहे हैं, उनके अनुयायी जला रहे हैं। स्वामी प्रसाद के ऊपर जो है तो देशद्रोह क्यों नहीं लगा, उनको जो है अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया नमस्कार।